हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस मैथ्स के अंतर्गत कमीशन टॉपिक। तो कमीशन में सबसे पहले हम समझेंगे कि कमीशन होता क्या है। तो स्टूडेंट, जैसे ही किसी बिजनेसमैन का बिजनेस ज़्यादा बढ़ने लगता है, अधिक ग्रो करने लगता है, तो उस अकेले व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं हो पाता है कि वह सभी जगह पर स्वयं जाकर बिजनेस को मैनेज कर सके। तो वो अपनी हेल्प के लिए अलग अलग सिटीज़ के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करती है, जिसे हम नाम कहते हैं एजेंट। ठीक है, अभिकर्ता, एजेंट। तो यह वह व्यक्ति होता है जो अपने जिस व्यक्ति ने अपॉइंट किया है, जिसको कि ऑनर या मालिक कहा जाता है या प्रधान या नियोक्ता भी कहते हैं, इस प्रधान या नियोक्ता के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार वह कार्य को करता है। तो उस एजेंट को अपने नियोक्ता की तरफ से, ऑनर की तरफ से उस कार्य के बदले में जो राशि दी जाती है वह कहलाती है कमीशन। ठीक है, इट मीन्स कमीशन मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर ऑनर हो गया, गुड्स का ऑनर, और उसने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसको हम कहते हैं एजेंट। तो ऑनर के द्वारा जो एजेंट को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, और इसके बदले में जो अमाउंट पे की जाती है, जो पारिश्रमिक दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कमीशन। ठीक है, तो अब कमीशन की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, तो प्रधान या नियोक्ता के द्वारा एजेंट को उसके किए गए कार्यों के बदले में जो राशि भुगतान की जाती है वह कमीशन कहलाती है। क्लियर। अब जो है कमीशन कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहला है कमीशन एजेंट। सबसे पॉपुलर नेम है यह कमीशन एजेंट। तो जब किसी व्यक्ति को उसके बेचे गए माल के मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर एक निश्चित प्रतिशत से कमीशन का भुगतान किया जाता है, तो ऐसे एजेंट को हम क्या कहते हैं, कमीशन एजेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। जितने रुपए का भी माल जो है व्यक्ति के द्वारा बेचा जाएगा, उस पर जो कमीशन का प्रतिशत दिया जाएगा वह कमीशन एजेंट। फिर ये है परिशोध अभिकर्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज हमने बात करी कि जो ऑनर होता है वह अलग शहर में होता है, और जब उसका बिजनेस ग्रो करने लगता है तो दूसरी सिटी के लिए वो व्यक्ति को अपॉइंट करता है। अब माल जो है उधार भी बेचा जाता है और नगद भी बेचा जाता है। अब उधार माल जब बेचा जाता है तो उसमें सबसे बड़ी रिस्क क्या होती है स्टूडेंट्स, क्या रिस्क होती है, उसमें होती है पैसे को वसूल करना। जब उधार माल बेचा जाता है तो अपने ही पैसे को रिकवर करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो जब किसी नियोक्ता के द्वारा अपने एजेंट को इस बात की परमिशन दी जाती है कि वह उधार विक्रय करे और उसको वसूल भी करे, तो ऐसे एजेंट को उधार विक्रय पर, क्रेडिट सेल पर एक कमीशन अलग से दिया जाता है, सेपरेट। मतलब ये जो कमीशन है ये तो दिया ही जाएगा, इसके अलावा जो है उसे माल को उधार बेचने पर और उस पैसे को वसूल करने के लिए जो कमीशन दिया जाता है, उस टाइप के एजेंट को हम बोलते हैं परिशोध अभिकर्ता। इसमें सबसे बड़ी बात ध्यान रखनी है कि यदि किसी कंडीशन में जो उधार माल बेचा है उसका पैसा नहीं वसूल हो पाता है, उदाहरण के लिए इस एजेंट ने, डेल ट्रेडर अभिकर्ता जो है, इसने 50,000 रुपए का गुड्स बेचा, उधार बेचा, ठीक है, और वसूल उसे 48,000 रुपए ही हो पाया। यदि एजेंट ये वाले टाइप का है, इट मीन्स परिशोध अभिकर्ता है, तो ये जो 2,000 रुपए वह वसूल नहीं कर पाया, तो यह उसके कमीशन में से काटा जाएगा। क्लियर ये चीज, वसूल नहीं हो पाया 2,000 रुपए, तो ये जो एजेंट को कमीशन दिया जा रहा है अलग से, ये वाला परिशोध कमीशन बोला जाता है, उस राशि में से काटा जाता है। नियोक्ता फिर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। क्लियर। तो ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं परिशोध अभिकर्ता। फिर है यात्रा एजेंट, ट्रैवलिंग एजेंट। ऐसा एजेंट जो है अपने ऑनर के गुड्स को
मालिक के गुड्स को अलग अलग शहरों में सैंपल दिखाकर माल को बेचता है। तो ऐसे एजेंट को हम कहते हैं कौन सा? ट्रैवलिंग एजेंट। ठीक है, वह हर सिटी में जाकर जहां जहां भी बिजनेस है वहां पर बिजनेसमैन को सैंपल दिखाता है और ऑर्डर लेता है। तो ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं ट्रैवलिंग एजेंट। फिर है आड़तिया, फैक्टर। ऐसा एजेंट जो है अपने मालिक के लिए काम करता है, अपने ऑनर के लिए वर्क करता है, गुड्स इसके पोजीशन में रहता है, इसके अधिकार में रहता है, लेकिन इसका नाम जो है वह डिस्क्लोज नहीं होता है। तो आड़तिया मीन्स होता है कि जो अपने मालिक के लिए कार्य करता है, माल को खरीदता बेचता है, लेकिन जिसका नाम जो है वह डिस्क्लोज मतलब पता नहीं होता है, एजेंट के रूप में शामिल नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को हम फैक्टर या आड़तिया कहते हैं। ठीक है, नाम जो है वह डिस्क्लोज नहीं होता है। नीलामी एजेंट, नीलामी एजेंट समझते हैं आप लोग, नीलामी करना। तो गुड्स की नीलामी करना मीन्स होता है कि किसी बिजनेसमैन को अपना गुड्स जो है बेचना है और उसके लिए वह जो है नीलामी की व्यवस्था करता है, जहां पर माल को बेचने के लिए बोली लगाई जाती है और सबसे हाईएस्ट बोली पर माल को बेच दिया जाता है। तो जब माल को नीलामी के द्वारा बेचा जाता है तो जो एजेंट यह कार्य करता है उसे हम कहते हैं नीलामी एजेंट, ऑक्शनियरिंग एजेंट। ठीक है, फिर होता है दलाल, ब्रोकर। ब्रोकर जो है वह भी एजेंट का टाइप है। इसमें बस ये ध्यान रखना है कि यह जो है दोनों पार्टी से कमीशन लेता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति है जिसे अपना प्लॉट बेचना है, ठीक है, और एक व्यक्ति है जिसे प्लॉट खरीदना है। तो ये जो ब्रोकर होता है, दलाल होता है, इन दोनों पार्टी के बीच में क्रेता जिसको प्लॉट खरीदना है और जिसको प्लॉट बेचना है विक्रेता, इन दोनों के बीच में कनेक्शन करवाता है, मतलब बातचीत करवा के ट्रांजेक्शन फाइनल करवाता है। तो इसके बदले में जो उसे अमाउंट मिलती है तो वह इससे भी कमीशन लेगा और इससे भी कमीशन लेगा, दोनों पार्टी से कमीशन लेता है, तो वह ऐसा व्यक्ति कहलाता है दलाल। क्लियर ये चीज? तो ये है हमारे कमीशन के टाइप्स, एजेंट के टाइप्स। अब यदि हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखें कि सबसे सिंपल क्वेश्चन कमीशन में कैसे फ्रेम होगा, तो स्टूडेंट्स जो है हमें हमेशा कमीशन विक्रय मूल्य पर निकालना है। पहली चीज तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा विक्रय मूल्य, ठीक है, और उसके बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी कमीशन की दर। इससे हमारा कमीशन, जिस नॉर्मली हम जो प्रतिशत निकालते हैं, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का माल बेचा और उस पर उसकी कमीशन की दर 10% है, तो कमीशन की राशि बताइए। तो बहुत सिंपल है, कमीशन की राशि कितनी हो जाएगी? 1 लाख का 10%, सिंपली, ठीक है, कितनी हो जाएगी? तो ये 10,000 रुपए। तो एक क्वेश्चन तो आपको सिंपली कमीशन की राशि कितनी होगी ऐसा आ सकता है। दूसरा इसमें आ सकता है कि आपको कमीशन की राशि दे दी 10,000 रुपए और विक्रय की राशि दे दी और आपसे कहा गया कि कमीशन की दर निकालिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कमीशन रख देंगे 10,000 रुपए और ये हमारे पास पता है और ये हमें निकालना है। तो 3 में से यदि हमें 2 चीजें दी हुई है और तीसरी निकालना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। और इसमें हम अलग टाइप के क्वेश्चंस जो हैं अब वो देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किस प्रकार से फ्रेम होते हैं। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कमीशन के कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है कि एक एजेंट 1/4% की दर से कमीशन प्राप्त करता है। इट मीन्स ये क्या हो गई हमारी कमीशन की रेट, ठीक है। यदि उसे किसी विशेष माह में 775 रुपए कमीशन प्राप्त हुआ तो उसके द्वारा विक्रय की राशि ज्ञात कीजिए। इट मीन्स हमें जो है कमीशन दिया हुआ है और कमीशन की दर दी हुई है और हमें विक्रय की राशि निकालनी है। तो स्टूडेंट हमारा कमीशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? सिंपल, मैंने बताया आपको, प्रतिशत जैसे निकालते हैं। तो कमीशन बराबर विक्रय राशि
इनटू रेट ऑफ कमीशन, कमीशन की दर, और अपॉन 100। ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले में आप देखिए कि कमीशन हमें दिया हुआ है और कमीशन की दर दी हुई है। तो फॉर्मूले में यदि 3 अननोन अमाउंट में से, फिगर में से हमें 2 चीजें दी हो तो तीसरी हम इजीली निकाल सकते हैं। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो कमीशन हमारा कितना है, 775 रुपए। सेल्स हमें निकालनी है, विक्रय राशि, ये हम लिख लेते हैं, और कमीशन की दर, तो 6 1/4% है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 25/4। ठीक है, तो 4 अपॉन में और इंटू 100। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे सिंपली। तो ये अपॉन में है, इधर आ जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में, इक्वल के इधर ट्रांसफर करेंगे, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये आ जाएगा अपॉन में। तो इस तरीके से हमारी विक्रय राशि, सेलिंग अमाउंट जो है वह इजीली निकल जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 775 इंटू 4 और इंटू 25, सॉरी इंटू 100 और अपॉन 25। तो हमारा आंसर जो है वह कितना आ रहा है, सेलिंग अमाउंट आ रही है हमारी, सेलिंग प्राइस 12,400, 12,400 रुपए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन में जो है कमीशन निकालने को कहा जा सकता है या कम विक्रय की राशि निकालने के लिए। इसी टाइप में एक और क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक एजेंट 250 रुपए प्रति माह वेतन तथा विक्रय पर 2% कमीशन प्राप्त करता है। क्या क्या मिलता है एजेंट को, 250 रुपए प्रति माह वेतन, 250 रुपीज पर मंथ जो है उसे सैलरी मिलती है, और साथ ही सेल्स पर 2% कमीशन मिलता है, अथवा या उसे विक्रय पर कुल 6% कमीशन दिया जाता है। देखिए 2 ऑप्शन हो गए यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन और सेकेंड ऑप्शन। पहले ऑप्शन में उसे सैलरी प्लस कमीशन मिल रहा है और सेकेंड ऑप्शन में उसे ओनली कमीशन मिल रहा है यदि प्रत्येक अवस्था में उसकी वार्षिक आय समान हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इक्वेशन में क्या कंडीशन बन रही है। क्या बोल रहा है कि दोनों, प्रत्येक अवस्था में उसकी इनकम जो है वह बराबर हो। मतलब पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन जो है, जो भी राशि आती है वह इक्वल हो। वेतन प्लस कमीशन इक्वल होगा कमीशन के, ये इक्वेशन है हमारी। तो विक्रय की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, अगेन हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, कितना विक्रय किया। तो हम पहली कंडीशन में देख लें कि उसकी इनकम कितनी हो रही है, दूसरी कंडीशन में हम देख लें कि इनकम कितनी हो रही है, और देन हम ये वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे, माना कि विक्रय सेल्स x रुपए है। ठीक है, सपोज दैट आवर सेल्स इज x रुपीज। अब पहली कंडीशन हम देखें, फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि 250 रुपीज सैलरी, 250 रुपीज पर मंथ, मतलब सैलरी हो गई उसकी, वेतन 250 इंटू 12, तो ये कितनी हो जाएगी, 3000 रुपीज सैलरी लेता है, और प्लस विक्रय पर कमीशन। तो विक्रय पर कितना परसेंट कमीशन है, 2%, और हमारा विक्रय कितना है, x, तो x का 2%, परसेंट का 100 आएगा, तो 2x अपॉन 100। ये पहली कंडीशन में हो गई उसकी। तो पहली कंडीशन में उसकी टोटल इनकम कितनी हो गई, टोटल इनकम कुल आय बराबर कितना हो गया, 3000 प्लस 2x अपॉन 100। ये फर्स्ट कंडीशन में हो गया। अब सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है वो, सेकेंड कंडीशन में उसे विक्रय पर कुल 6% कमीशन दिया जाता है। तो कमीशन कितना हो जाएगा सेकेंड कंडीशन में, विक्रय पर 6%, हमारा विक्रय है x, इसका 6% मतलब 6 अपॉन 100, तो 6x अपॉन 100। ये हमने सेकेंड कंडीशन में निकाल लिया।
अब हमें जो है वर्ड वाइज वर्ड चीजें करनी रहती हैं, तो प्रत्येक अवस्था में वार्षिक आय समान हो। इसका अर्थ है कि पहली अवस्था की इनकम और दूसरी अवस्था की इनकम क्या हो, इक्वल हो। तो हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे फिर। तो इसके क्वेश्चंस में आपको जनरली कंडीशन ही समझनी रहेगी कि क्या कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन की है हमारी 3000 प्लस 2x अपॉन 100 और सेकेंड कंडीशन की है 6x अपॉन 100। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लें। तो x को हम इधर ले लेते हैं, 3000 इज इक्वल टू 6x अपॉन 100 माइनस 2x अपॉन 100। अब x वाली संख्या तो 3000 ये हो जाएगा आपका 4x अपॉन 100, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3000 इंटू 100 अपॉन 4, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप, तो स्टूडेंट ये आएगा 75,000x, मतलब ये क्या आ गई हमारी सेलिंग प्राइस, विक्रय की राशि, और यही हमें निकालना था। और स्टूडेंट आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ x में जो है आप देखिए वैल्यू पुट करेंगे आप, कितना है 3000 और विक्रय का 2% कमीशन। देखो मैं आपको आंसर चेक करना बताती हूँ कि क्या बोल रहा है वो। पहली कंडीशन में 3000 रुपये प्लस विक्रय का 2% कमीशन, मतलब 75,000 का 2%, तो ये कितना हो जाएगा 3000 प्लस 1500 4500। और सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, विक्रय का 6%। ठीक है, तो 6% जो है हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4500। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वह एकदम सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस में कंडीशन पर फोकस करिए, 1 बाय 1 लाइन पढ़ते हुए आप आंसर को सॉल्व करते चलिए, और लास्ट में आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। पढ़ने वाले हैं एवरेज, औसत। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि औसत क्या होता है। तो स्टूडेंट, औसत शब्द का उपयोग हम अपने सामान्य जीवन में बहुत बार करते हैं। यदि आप क्रिकेट मैच देखना पसंद करते हैं तो उसमें आप जनरली यूज करते हैं औसत रन रेट क्या है, एवरेज बैटिंग रेट क्या है, किसी पर्टिकुलर प्लेयर ने जो है कितना रन रेट रहा है, या फिर जो है बारिश कितनी हुई है, एवरेज प्रोडक्शन कितना हुआ है। तो औसत शब्द जो है, एवरेज वर्ड जो है, वह जो टोटल संख्यात्मक जानकारी होती है उसके सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उस एवरेज फिगर से हम समझ जाते हैं कि उस पर्टिकुलर विषय के बारे में जानकारी, सारे डेटा जो हैं उसके आसपास ही हैं। उदाहरण के लिए यदि हम देखें कि किसी क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज मार्किंग 70% हुई है, तो इसके आधार पर आप क्या समझ सकते हैं, आप अपने माइंड में क्या क्रिएट करेंगे कि उस क्लास के स्टूडेंट्स को मैक्सिमम जो है मतलब 60 से लेके 80 तक के नंबर जो हैं वह प्राप्त हुए हैं। तो औसत जो है किसी भी विषय विशेष से संबंधित जानकारी की एक केंद्रीय माप को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या समझा हमने, यह जो है केंद्रीय माप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हमने लिया कि कोई किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, और 10 स्टूडेंट्स की हाइट हम बात कर रहे हैं, तो 4 फीट, 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट, फिर 5.4, 5.6, इस तरीके से हम जो है डेटा लिख रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5.7 और 5.0, इस प्रकार से 10 स्टूडेंट जो हैं उनकी हाइट इतनी है, ये आपने मेजर कर ली। अब हमें औसत बताना है,
तो एवरेज बताने के लिए जो है हम क्या कहेंगे कि ये जो टोटल 10 आइटम्स हैं इनका हम टोटल कर लेंगे इन सभी का और उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। तो वह जो आंसर आएगा हमारा, मान लीजिए हम इसको सपोज कर लें कि 5.5 आया, तो हम क्या कहेंगे कि उस स्टूडेंट के उस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट 5.5 है। तो औसत को दो तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला, जनरल मीनिंग में औसत को आप डिफाइन करेंगे कि औसत किसी भी विशेष जानकारी के संबंध में केंद्रीय मूल्य को दर्शाता है जिसमें बाकी सभी डिजिट्स जो हैं वह उसके आसपास ही रहती हैं। और दूसरी परिभाषा आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कि जब दिए गए समंक को का टोटल कर लिया जाता है, योग कर लिया जाता है और उसमें दिए गए समंकों की संख्या से भाग दिया जाता है, जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह औसत होता है। तो ये होता है स्टूडेंट एवरेज, ठीक है, औसत। अब हम देखेंगे इसके उद्देश्य या कार्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य, इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला, सरल व संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण। किसी भी जानकारी को, डेटा को, जैसे कितना प्रोडक्शन हुआ, उसमें यदि मैं पर डे का प्रोडक्शन किसी भी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती हूँ तो उसके लिए याद करना मुश्किल है। यदि मैं उससे कह देती हूँ कि जनरली एवरेज प्रोडक्शन जो है वह इतने टन हुआ, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। तो औसत जो है किसी भी जानकारी को सरल व समराइज, संक्षिप्त जो है रिप्रेजेंट करता है। तुलना करने के लिए आधार प्रस्तुत करना, इसके लिए कंपैरिजन जो है बहुत इजी हो जाती है, एक आधार हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश में इतनी बारिश हुई और महाराष्ट्र में इतनी बारिश हुई, इतनी औसत बारिश हुई, इन दोनों की कंपैरिजन हम इजीली कर सकते हैं। या किसी प्लेयर, क्रिकेट के प्लेयर में किसी पर्टिकुलर प्लेयर की और दूसरे प्लेयर की जो है हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो औसत के आधार पर वह तुलना करना आसान हो जाता है। संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व, औसत जो होता है वह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसका अर्थ है ये जो हमारा 5.5 आया है औसत, यह पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स जो डेटा है, ऐसा नहीं होगा कि कोई 0 या 1 हो या कोई डेटा जो है वह 10 या 12 हो। तो औसत जो है वह संपूर्ण समूह को रिप्रेजेंट करता है। फिर सांख्यिकी विश्लेषण का आधार, जब जो है एनालिसिस की जाती है, जो डेटा कलेक्ट किया जाता है किसी भी रिजल्ट को जानने के लिए, उसमें एवरेज जो है औसत सबसे महत्वपूर्ण टूल है। फिर भावी योजनाएं बनाने में सहायक, यदि हम किसी कंपनी की या देश की बात करें तो वह औसत द्वारा जो निकाले गए आंसर हैं, एवरेज निकाल कर ही फ्यूचर की पॉलिसी को फ्रेम करते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, दोष भी हैं। तो क्या लिमिटेशंस हैं? वास्तविक स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं। देखिए, औसत जो है संख्या को समराइज वे में रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यह रियल कंडीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वास्तविक स्थिति जो है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है। फिर घातक परिणाम, मतलब यदि औसत के बेसिस पर हमने व्यवहारिक जिंदगी में कोई डिसीजन लिए तो हो सकता है कि वह रिजल्ट जो है वह गलत साबित हो, तो घातक परिणाम हो सकते हैं। व्यवहारिक ना होना, जो एवरेज के बेसिस पर, जब हम औसत के बेसिस पर रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो रिजल्ट हम मैथमेटिकल निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन करके निकाल रहे हैं, वह व्यवहारिक ज़िंदगी में भी अप्लाई हो और उसके बेसिस पर बनाई गई नीतियां जो है वह सक्सेसफुल हों। फिर अनुपात दर व प्रतिशत की गणना संभव नहीं। औसत निकालने के बाद जो है हम उससे अनुपात रेशियो जो है वह नहीं निकाल सकते हैं। परसेंटेज यदि निकालना चाहते हैं, चूँकि हमारे पास जानकारी अधूरी रहती है, तो औसत के बेसिस पे हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। इन लिमिटेशंस के आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि औसत जो है वह सही नहीं है। बहुत सारी जगह पर मैक्सिमम रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए औसत का उपयोग किया जाता है।
सावधानी के द्वारा और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हम औसत की लिमिटेशंस को दूर कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट आपके थ्योरी क्वेश्चन हैं जो कि एवरेज में आ सकते हैं, औसत में आ सकते हैं। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि औसत में न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं किस प्रकार के आ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक होटल में 30 व्यक्ति रहते हैं, 10 व्यक्तियों के बढ़ जाने पर भोजन व्यय 60 रुपए बढ़ गया, परंतु प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपए कम हो गया, तो होटल का पुराना औसत व्यय क्या है। तो अब यहाँ पर देखिए कंडीशन हम समझ लें कि न्यूमेरिक फिगर हमको कौन कौन से दिए हैं। एक 30 व्यक्ति रहते थे, 10 व्यक्ति बढ़ गए, मतलब पहले 30 व्यक्ति रहते थे, अब जो है 40 व्यक्ति हो गए हैं, 30 + 10, और जो औसत व्यय है, भोजन व्यय जो है 60 रुपए बढ़ गया है। ठीक है, ये 10 व्यक्ति के बढ़ जाने के बाद का है, परंतु प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपए कम हो गया। पर मेंबर जो है एवरेज जो एक्सपेंडिचर है वह 1 रुपए से कम हो गया है, तो होटल का पुराना औसत व्यय क्या है। हमें यह निकालना है कि होटल का पुराना एवरेज एक्सपेंडिचर क्या है। तो हमें जो निकालना है हम वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे, माना कि होटल का पुराना औसत व्यय, एवरेज एक्सपेंडिचर, ओल्ड एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ होटल इज इक्वल टू X रुपीस, ये हमने सपोज कर लिया। अब होटल का पुराना कुल व्यय, होटल का पुराना कुल व्यय, कितने लोग थे पहले, 30, तो एक व्यक्ति का X रुपए है, तो 30 व्यक्ति का कितना हो जाएगा, 30X, ये हमने निकाल लिया। आपको बता रहे हैं कि 10 व्यक्ति के बढ़ जाने पर भोजन व्यय 60 रुपए बढ़ गया, तो 10 व्यक्ति बढ़ गए हैं, तो 10 व्यक्तियों के बढ़ जाने पर क्या बोल रहा है वो, होटल का व्यय 60 रुपए बढ़ गया, तो कितना हो गया, 30X + 60 के बढ़ जाने पर कुल व्यय, 30 पुराना था और 60 रुपए अब बढ़ गया, और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए, व्यक्तियों की संख्या, कुल संख्या हो गई उनकी कितनी, 30 + 10 40। ठीक है, ये हो गई हमारी व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की कुल संख्या। यहां तक क्लियर आपका। अब स्टूडेंट हमें देखना है, लेकिन क्या बोल रहा है कि परंतु प्रति व्यक्ति औसत व्यय 1 रुपए कम हो गया, प्रति व्यक्ति औसत व्यय। तो हमारा प्रति व्यक्ति औसत व्यय क्या है वो पहले हम लिखेंगे, पुराना वाला, और अब जो है वो बोल रहा है कि 1 रुपए से कम हो गया, तो हमारा पुराना औसत व्यय क्या था, X। ठीक है, अब जो है वो बोल रहा है कि 10 व्यक्ति के बढ़ जाने पे औसत व्यय 1 रुपए से कम हो गया, तो वर्तमान में औसत व्यय, देखिए पुराना औसत व्यय जो है हमारा कितना था, X। ठीक है, और 1 रुपए कम हो गया। क्लियर ये चीज, पुराना औसत व्यय हमने माना था X रुपए है, और 1 रुपए अभी हमारा कम हो गया, और वर्तमान में कुल व्यय कितना हो जाएगा, वर्तमान में कुल व्यय 40 मेंबर है, और औसत व्यय कितना है, X - 1, मतलब 40X - 40। ये जो है हमारा जो वर्तमान में कुल व्यय है, और ये भी कुल व्यय है, मतलब कि ये वाली राशि और ये वाली राशि बराबर होनी चाहिए। हमने इस रास्ते से चल के, मतलब इस इक्वेशन से चल के कुल व्यय हमारा इतना आया कि 10 व्यक्ति बढ़ जाने पर कुल व्यय इतना है, और दूसरे तरीके से जो इन्फॉर्मेशन दी थी उससे ये है। इसका अर्थ है कि ये दोनों जो है ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई, और दोनों ही जो है हमने निकाले हैं कुल व्यय, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में
बराबर होंगे। तो हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है हमारा 30x प्लस 60, ये भी हमारा कुल व्यय है, और इज इक्वल टू 40x माइनस 40, ये भी क्या है हमारा कुल व्यय है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, x वाली संख्या को वन साइड, तो ये हो जाएगा हमारा 30x माइनस 40x इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस 60, ये माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 100। तो x इज इक्वल टू जो है हमारा आ जाएगा 10 रुपए। तो ये हमने क्या माना था, ठीक है, ये माइनस से माइनस, ये x रुपए हमने क्या माना था, पुराना औसत व्यय। पुराना औसत व्यय हमने माना था, यही हमें निकालना था। और यदि हमें कुल व्यय निकालना है पुराना, तो कितने मेंबर थे, 30 मेंबर थे, और 10 रुपए एवरेज था, तो 300 रुपए जो है हमारा पुराना कुल व्यय आ गया। ठीक है, आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। आंसर जो है आपका चेक करेंगे तो इक्वेशन जो है बराबर होगी। देखिए जैसे 30x, x की वैल्यू कितनी आई हमारी 10 रुपीज़, तो ये कितना हो जाएगा 300, 300 प्लस 60, 360 रुपए। यहाँ पे आप देखिए 40x की वैल्यू 10 रखी तो 400 माइनस 40, 360। इसका अर्थ है कि हमने ये जो सॉल्व किया है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमेशा जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमको चीजें करनी है। अब ऐसे ही हम एक क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड वाला क्या दिया हुआ है कि एक परीक्षा में 60 छात्र सम्मिलित हुए। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60, उन्हें औसतन 45 अंक प्राप्त हुए। यदि आपने ना औसतन 45 अंक, एवरेज 45, एक विद्यार्थी के 45 के लगभग मिले हैं। जो छात्र उत्तीर्ण हुए उन्हें औसतन 55 अंक, तथा जो अनुत्तीर्ण हुए, जो फेल हो गए हैं, उन्हें 30 अंक मिले हैं। बताइए कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। हमें ये बताना है कि टोटल 60 छात्र हैं, उनके तीनों जो है हमको पासिंग मार्क्स दे दिए हैं, फेल मार्क्स दे दिए हैं एवरेज। आपको यह बताना है कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। हम जहां क्वेश्चन पूछा है वहीं से शुरू करते हैं। क्या करते हैं हम, माना कि पास्ड स्टूडेंट, उत्तीर्ण छात्र कितने हैं x, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, ये टोटल दिए हैं, तो हमने यदि पास कितने हुए वो निकाल लिए, तो हम फेल वाले बच्चे भी निकाल सकते हैं। अनुत्तीर्ण छात्र 60 माइनस x। देखिए किसी क्लास में 60 बच्चे हैं, उसमें से x बच्चे जो है वो पास हो गए हैं, तो बाकी बच्चे हुए क्या होंगे, फेल होंगे। वही इक्वेशन हमने जमाई। अब जो है हमें तीनों के एवरेज मार्क्स दिए हैं, टोटल के, पास के और फेल के, तो सिंपली हमको तीनों में गुणा करना है। देखिए कुल छात्र कितने हैं 60, ये 3 हो गए, तीनों के जो है औसतन नंबर दिए हैं हमें, एवरेज मार्क्स, औसतन अंक। उत्तीर्ण छात्र के कितने दिए हैं, जो छात्र उत्तीर्ण हुए उनके दिए हैं हमें 55 मार्क्स। ठीक है, और जो फेल हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, उनके कितने दिए हैं 30, और जो टोटल हैं उनके औसतन मार्क्स कितने दिए हैं 45। सिंपल, ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये है उनके एवरेज मार्क्स। अब हमें निकालना है कुल मार्क्स, कुल अंक। तो एवरेज में यदि हम नंबर ऑफ जो रहते हैं उनका मल्टीप्लाई कर दें तो कुल मार्क्स आ जाएंगे। तो उत्तीर्ण छात्र के कुल अंक कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 55x, अनुत्तीर्ण के तो 30 का मल्टीप्लिकेशन हम 60 माइनस x में करेंगे, तो इसको हम कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1800 माइनस 30x, ये अनुत्तीर्ण के हो गए। और टोटल के जो है हम कर लेंगे तो 45 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 2700। ये हमने कुल अंक निकाल लिए। अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, ये टोटल जो है
कुल छात्र 60 जो है वो इन दोनों का टोटल है, ठीक है ना, कि टोटल 60 में से सपोज हम मान लें कि 20 बच्चे जो है पास हुए तो 40 क्या हुए, फेल हुए, तो इक्वेशन ऐसी बनेगी। तो ये इक्वेशन ही हम यहाँ पर पुटअप करेंगे कि कुल छात्र बराबर पास प्लस फेल, ठीक है ना। तो कुल हमारे कितने आए 2700, पास कितने हैं 55x, फेल कितने हैं तो 1800 माइनस 30x। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को मैथमेटिकल रूल से। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो x वाली संख्या एक साइड और वो रहेगी उधर, तो 2700 माइनस 1800 और इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15x, इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा चलिए, तो ये आएगा हमारा 2700 माइनस 1800 900 और ये जो है नहीं 15x नहीं 25x आएगा। अब जो है 25 मल्टीप्लिकेशन में इधर हम कर लेंगे 25 अपॉन में चला जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 30। इट मीन्स हमारे जो स्टूडेंट हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं वो कितने स्टूडेंट हैं 36, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस में बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन पूछा है उससे हमें सॉल्व करते हुए क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना है। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है बनते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट आप प्रैक्टिस करिए और एवरेज किस प्रकार से आ सकते हैं उसको समझिए।